नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बात करेंगे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की। एक तरफ सूबे में डॉक्टरों की किल्लत से मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, तो दूसरी तरफ फरीदाबाद में मेडिकल स्टूडेंट्स भविष्य की खातिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज के 400 छात्रों को अब तक भविष्य का रास्ता नहीं नजर आया। शिक्षा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, तमाम मंत्रियों के वादे और दावे के बीच हकीकत यह है कि गोल्ड फील्ड कॉलेज ने जहां माली हालत का हवाला देकर हाथ खड़े कर लिए, तो दूसरी तरफ सरकार भी अब तक इन बच्चों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। धोखे में धंसता भविष्य, फरेब में फंसा फ्यूचर। कैसे पूरी होगी पढ़ाई? न एडमिशन, न स्कूल, न कॉलेज की व्यवस्था। शिक्षा की खोखली बुनियाद, सिस्टम के आगे बेबस शिक्षा। सूबे की शिक्षा व्यवस्था और भविष्य दोनों इस वक्त सवालों के घेरे में है। एक तरफ शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने पर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं लेती। तो वहीं कल के डॉक्टर आज सड़कों पर भविष्य की चिंता में पसीने बहा रहा है। फरीदाबाद के गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज के बंद होने के बाद 400 छात्रों का भविष्य डेंजर जोन में फंस चुका है। जहां एक तरफ कॉलेज प्रबंधन ने माली हालत का हवाला देकर हाथ खींच लिए हैं, तो दूसरी तरफ इस कॉलेज में पढ़ रहे 400 छात्रों को अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इधर गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से अपनापन जता रही सरकार एक के बाद एक कई बैठक बुला चुकी है। मंगलवार को हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल एजुकेशन ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस की बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी कॉलेजों की प्रबंधक कमेटियों से गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज के 400 छात्रों को अन्य कॉलेजों में ट्रांसफर करने पर चर्चा की गई। मीटिंग में जिन तथ्यों को रखा गया, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा, जिस पर आखिरी फैसला सरकार को ही लेना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भरोसा दिलाया है कि जिन छात्रों का एडमिशन मेरिट बेस पर हुआ है, उन्हें सरकारी कॉलेजों में, और जिनका एडमिशन कॉलेज मैनेजमेंट कोटे से हुआ है, उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहरहाल इतनी जद्दोजहद के बाद भी 400 छात्रों का भविष्य अंधकार के घेरे में है। सवाल ये है कि क्या महज भरोसे के सहारे इन बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है, या वाकई सरकार को शिक्षा व्यवस्था की खोखली होती बुनियाद पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। खास खबर में आज हम इसी खास मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी खोखली बुनियाद क्यों है। शिक्षा मंत्री की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर क्या वो दावे नजर आते हैं? गोल्ड फील्ड मेडिकल के इन 400 स्टूडेंट का क्या? इनको आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तमाम कोशिशें करके देख ली, लेकिन अभी भी आगे जो है अंधियारा ही नजर आ रहा है। तो ये किस तरह की व्यवस्था है, ये कैसा सिस्टम है? शिक्षा का हब क्या इस तरह से बनेगा? आप एक तरफ कहते हैं हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास वो उस लेवल के डॉक्टर नहीं है, नियुक्तियों को लेकर जब सवाल पूछा जाता है, दूसरी ओर आप उस तरह से पढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो सिस्टम से बेबस ये है या बेबस सिस्टम ही है? हरियाणा न्यूज कुछ सवाल उठा रहा है। डिग्री के नाम पर लूटने वालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये काफी अहम सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में कब सुधार होगा, जबकि यहां पर जबरदस्त सुधार की गुंजाइश है, शुरुआत अभी तक नहीं हुई। गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेजों पर लगाम कब लगेगी? अगर लगाम लग जाए तो 400 बच्चों का भविष्य यहीं पर सुधर जाए। दर दर भटक रहे 400 छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप लेकर इन्हें घर बैठ जाना चाहिए, आराम तलब हो जाना चाहिए? क्यों हर बार सरकार के दावे खोखले साबित होते हैं किसी भी सेक्टर में? बहरहाल अभी हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सेक्टर में जितने दावे और वादे किए गए धरातल पर नजर नहीं आते। शिक्षा के नाम पर दुकानदारी क्यों नहीं रुक
रही। खुद शिक्षा मंत्री इस बात को समझते हैं कि दुकानदारी हो रही है, लेकिन ये दुकानदारी बंद नहीं हो रही है। शटर क्यों नहीं गिर रहे? डिग्री के नाम पर लूटा जा रहा है। जो लूट रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? शिक्षा व्यवस्था में सुधार कब होगा? इस सुधार की जबरदस्त गुंजाइश दिख रही है, लेकिन अभी तक पहला कदम हमें नहीं दिखाई दिया कि सरकार इस दिशा में कुछ काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भरोसा जरूर दिलाया है कि जिन छात्रों को एडमिशन मेरिट बेस पर हुआ उन्हें सरकारी कॉलेजों में, और जिनका एडमिशन कॉलेज मैनेजमेंट कोटे के तहत हुआ उन्हें प्राइवेट कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ भरोसा है। इस तरह के वादे जब कागज में होते हैं, फाइलों में होते हैं, उससे भी बाहर निकलने में उन्हें सालों का समय लग जाता है। तो भरोसे पर भरोसा कैसे कर ले? और इस तरह से कोई अपने भविष्य को लेकर दाव पर खेल सकता है क्या, बैठ सकता है क्या? समझ से बाहर है कि यह सिस्टम बेबस है, या सिस्टम के चलते छात्रों के चेहरे पर जो बेबसी दिख रही है वो स्टूडेंट बेबस है। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज पर राजेंद्र, आपके पास पहले आप बताइए अपडेट क्या है? कुछ हो रहा है इस दिशा में? 400 छात्रों के भविष्य का सवाल है। देखिए जी, यहाँ पर अभी कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ धक्के खाते ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और यहाँ पर जमीनी हकीकत अगर देखें तो कुछ भी नजर नहीं आता है। गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट का क्या कहना है इसे लेकर? एक दो नहीं, 400 बच्चों के भविष्य का सवाल है यहाँ पर। देखिए, कोई भी कुछ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी टीम वहाँ कई बार गई है, लेकिन कुछ भी बोलने के लिए वो मना तो फिर स्वास्थ्य मंत्री किस बात का भरोसा दे रहे हैं? फिर किस बात का भरोसा दे रहा है? मैनेजमेंट को कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर ये बयानबाजियां किस लिए? देखिए, यहाँ पर अगर सच्चाई तो यही है कि वो लोग सामने नहीं आते, ना कोई जवाब देते हैं और ना ही कुछ कहते हैं। और बच्चे जो है यहाँ पर उनकी देखने लायक हालत होती है। इस धूप में और इतने टेम्परेचर में वो झंडे लेके हाथ में इस तरह से बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर यहाँ से पढ़े लिखे नवाब चाहिए हरियाणा सरकार को, शिक्षा का हब बनाएंगे। चलिए आपके पास राजेंद्र मैं लौट कर आऊंगी। हमारे साथ एक स्टूडेंट ही जुड़ गए हैं, नवीन। नवीन नमस्कार। नवीन जी, नवीन सुन पा रहे आप मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ। क्या हो रहा है आप लोगों की बात को लेकर? स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिया है, लेकिन मैनेजमेंट कुछ बोल नहीं रहा है, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। आप बेहतर बता पाएंगे, क्या बातचीत हुई? मैम एक्चुअली बात यह है कि जब कल जो मैनेजमेंट की जितने भी आईएएस ऑफिसर्स और जो धनपत सिंह के साथ मीटिंग हुई थी, हाँ। तो उन्होंने इस मीटिंग में मैनेजमेंट अपने हाथ खड़े ऊपर कर दिए कि एक्चुअली वो कॉलेज को चला ही नहीं सकते। हाँ। कैसे वो चाहते हैं क्या बोला? वो चाहते हैं या तो आप 1 हफ्ते के अंदर शिफ्टिंग कर दो, या फिर हमें दोबारा मौका दो। और हाँ। अगर कॉलेज को दोबारा मौका देते हैं तो दोबारा यही हालत होगी। तो उनकी कंडीशन ये है ही नहीं कि वो कॉलेज को चला पाए। हाँ। दूसरी तरफ हमें प्रशासन की तरफ से बार बार आश्वासन मिल रहा है कि हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। हमें 2 महीने हो चुके हैं हाँ। आश्वासन को लेकर, 2 पर अभी महीने तक से खाली ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ जी। नवीन, वो ऐसी बात भी निकलकर सामने आ रही है, हमें पता चला है कि ट्रांसफर की भी कोई बात है कि स्टूडेंट को, जैसे आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो नहीं कुछ कर सकते, तो ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे मेडिकल कॉलेज में। आप लोगों से इससे रिलेटेड कोई बातचीत हुई है क्या? मैम एक्चुअली इस रिलेटेड हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जब हमें एसीएस ने जो धनपत सिंह उन्होंने बताया कि प्रोसेसिंग चल रही है। हाँ। बट उन्होंने ये बताया कि हमारे को जो ट्रांसफर है वो कि कहाँ होगा, किस बेसिस पे होगा। हाँ। और किस रैंक के बेसिस पे होगा। हाँ। वो तो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपका ट्रांसफर करेंगे, बट हाँ। हमें ये कोई नहीं पता कि हमारा कब तक होगा। ये आश्वासन किसने दिया आपको नवीन? मैं ये कल जो वाइस चांसलर से हमारे बाद में बात हुई थी। हाँ। मीटिंग के बाद, तो वाइस चांसलर ने कहा था कि हम आपके शिफ्टिंग के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हाँ। उसके लिए फाइलें आगे की तरफ भेजी जा रही है। बट इतना ही जवाब मिला, इससे ज्यादा हमें कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मिला ही नहीं। हाँ, इस ट्रांसफर के लिए क्या फीस वगैरह की भी कोई बातचीत हुई है? एक्चुअली मैम बहुत से बच्चे हैं जो कॉलेज के, उन्होंने एडवांस में फीस दे रखी है। हाँ। बट जो जिन कॉलेजों की मीटिंग हुई थी उन्होंने ये कहा है कि अगर हम आपके बैच के कॉलेज के बच्चों को लेते हैं तो हम उनसे फीस लेंगे पूरी की पूरी, जितने साल से वो बच्चे पढ़ेंगे हमारे कॉलेज में। हाँ। बट मैं बहुत से बच्चों ने एडवांस में फीस दे रखी, तो वो दोबारा फीस कैसे पे करेंगे? ऑलरेडी जबकि तो फीस जमा है हमारी। तो अगर ये जो भरोसा दिया जा रहा है, हालांकि ये अभी हवाई ही है, लेकिन अगर फिर भी ट्रांसफर किया जाता है तो स्टूडेंट उस हालत में भी नहीं है, पहले एडवांस फीस दे चुके हैं, तो अब कहाँ से फीस लेकर आएंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली फीस भी ये कम नहीं है,
7 से 8 लाख रुपए के बीच में पर स्टूडेंट फीस होती है साल की। हाँ। पेरेंट्स के लिए इतनी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ने लोन भी ले रखा है, जैसे मेरे पेरेंट्स ने तो जिस मैनेजमेंट ने नवीन हाथ खड़े कर दिए हैं, वो मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हम 7 से 8 लाख रुपए रिफंड कर देंगे। बस 7 से 8 लाख रुपए के बाद नहीं, बात यहाँ पर काफी सारी फीस है। हाँ। एक बच्चे ने, किसी के 12 लाख रुपए फीस है जो एडवांस में दे रखी है, किसी की 13 लाख रुपए फीस है, और यही बात वो अलग है। और जो हमारी सिक्योरिटी ऑलरेडी जमा है 2.5 लाख रुपए अलग से, तो उस रिगार्डिंग पे तो वो भी तो मैटर देखिए, वो अब 7 से 8 लाख रुपए तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। वो वापस मांगे आप लोगों ने, कहा कुछ मैनेजमेंट ने इसे लेकर रिफंड की बात की? नो मैम, इस रिगार्डिंग अभी हमारी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा साल बर्बाद ना हो। साल बर्बाद ना हो, लेकिन 2 महीने में काफी कुछ नुकसान हुआ होगा। 2 महीने की पढ़ाई आप लोगों की बर्बाद हुई। मैम एक्चुअली हमारे जो कुछ बच्चों के मतलब फाइनल ईयर वालों के और थर्ड ईयर वालों के नवंबर और दिसंबर में पेपर है। अच्छा। अगर थोड़ा सा और डिले होता है तो वो तो पेपर दे ही नहीं पाएंगे, अपने एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। इसे लेकर कुछ मैनेजमेंट ने कहा, इसे लेकर आप लोगों ने अपनी ये बात रखी होगी ना कि अगर आपको ट्रांसफर भी करना है तो आप जल्द से जल्द कीजिए ताकि पढ़ाई शुरू हो। नवंबर दिसंबर में हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, आपने ऐसा कुछ बात की? यस मैम, 2 महीने से हम यही तो कहते आ रहे हैं कि हमारा काम थोड़ा जल्दी करो, वरना हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। हम ना तो एग्जाम दे पाएंगे, ना तो हमारी अटेंडेंस पूरी है, ना भी हमारी कोई पढ़ाई हुई है, तो बिना पढ़ाई के पेपर भी नहीं दे पाएंगे। और अभी आप लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं? क्या अभी आप लोग कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं? स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री से बात करने की आप लोगों ने कोशिश की कि वहाँ पर हम बात करें, यहाँ तो सुनवाई हो नहीं रही? हाँ जी मैम, बच्चे अभी उसी में लगे हुए हैं। अभी कुछ बच्चे जो एडिशनल जो कमी हुआ है हरियाणा से वहाँ पे भी जा रहे हैं कि पता करें कि हमारी फाइल है कहाँ पे। जिससे हमें ये भी नहीं पता चला कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है, और हमारी फाइल एग्जैक्टली है कहाँ पे। आप लोग अपनी फाइल खुद ढूंढ रहे हैं? मैम यही करना पड़ा, अगर हम ना करें, बच्चे घर बैठ जाएंगे तो क्या सोल्यूशन निकलेगा? कुछ नहीं। जी चले, बहुत शुक्रिया नवीन। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा, क्योंकि काफी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, 2 महीने से जो स्टूडेंट अगर इस तरह से फाइल ढूंढने के लिए धक्के खाएं कि हमारे को लेकर काम क्या किया जा रहा है, सिर्फ भरोसे के सहारे कब तक हम बैठे रहे। समझ पा रही हूँ कि कितना नुकसान आप लोगों को हो रहा होगा, फिर भी आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राकेश, सुन पा रहे होंगे आप नवीन को, बच्चे बहुत परेशान हैं इस संदर्भ में, इस चीज को लेकर उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कल जो बैठक हुई थी उसके बाद क्या कुछ निकल कर आया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। हेलो राकेश, आवाज पहुंच रही है? जी अनामिका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कल जो बैठक हुई थी ये मेडिकल कॉलेज को लेकर, गोल्डफील्ड को लेकर, इसमें कुछ बात हुई? क्या कुछ निकल कर आया? देखिए अनामिका, कल की बैठक जो है ज्यादा सार्थक नहीं हुई है और ना ही ज्यादा इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हाँ। क्योंकि कल गोल्डफील्ड जो मैनेजमेंट है उन्होंने साफ तौर पर सरकार से वित्तीय सहायता की गुहार कर दी है कि वे बेबस हैं, लाचार हैं चलाने में, सरकार उनकी वित्तीय सहायता करे। ऐसे में अब क्योंकि जब पहले से ही मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हो गई हैं और सरकारी जो मेरिट के आधार पर सीट्स हो गई हैं, तो ऐसे में सरकार के सामने सरकार के मान लीजिए कि बड़ी चालाकी से गोल्डफील्ड मैनेजमेंट ने जो है पाले में गेंद फेंक दी है कि वो वित्तीय प्रबंधन करे। क्योंकि वित्तीय प्रबंधन के बारे में अभी हमारी कल भी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी सारे मामले पर विचार सरकार का छात्रों के प्रति जो है, मैनेजमेंट के प्रति नहीं, छात्रों के प्रति जो है जो एक नरम रवैया है कि उनका भविष्य दांव पर ना लगे, तो इस बात को लेकर और जो है और भी यूनिवर्सिटीज के जो वीसीज बुलाए गए थे, जिनमें रोहतक के हैं, एमएमयू के हैं, तो ऐसे में कई विचार हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास अभी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स नहीं आई हैं, आने के बाद ही सारा खुलासा होगा। लेकिन अभी मामला जो है पेचीदा होता ही दिख रहा है और इसमें कोई स्पष्ट जो है निश्चित तौर पर राकेश मामला पेचीदा दिख रहा है, क्योंकि एक और मैनेजमेंट ने स्टूडेंट्स के सामने हाथ खड़े कर दिए, रिफंड करने के लिए तैयार नहीं। ट्रांसफर की बात जो हो रही है वो भी हवाई है कि हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, करेंगे भी या नहीं ये भी अभी पुख्ता नहीं है। दूसरी ओर सरकार से वित्तीय सहायता की मदद की गुहार। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौट कर आएंगे राकेश। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे विशेष संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे, उन्होंने अनिल विज का जिक्र किया। एक बार बयान सुनाते हैं, विज साहब ने क्या कहा। हम तो बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं किसी भी तरह से,
और वही मैंने कहा हुआ है, उसी के लिए सारी एक्सरसाइज हो रही है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया, कितनी कितनी फीसें दी उन्होंने वहाँ पर, और आज मैनेजमेंट जिस प्रकार से बंद करके भाग रही है, तो हम तो बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं किसी भी तरह से। हम बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं किसी भी तरह से। क्या कोशिशें सरकार कर रही है, इस पर आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यहाँ कौन है तेरा, खास खबर में इस टाइटल को देने के पीछे काफी अहम रीजन है कि यहाँ कौन है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बैठक में क्या कुछ रहा वो भी अभी ठोस रूप में निकलकर सामने नहीं आया। हम बात कर रहे हैं लगातार गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज के उन परेशान छात्रों की, उन बेबस छात्रों की जो 400 की तादाद में हैं, लेकिन भविष्य अंधकार में।
काफी कुछ सपने लेकर गए थे पढ़ाई करने के लिए, लाखों की फीस भी भरी, लेकिन आगे पढ़ाई कराने के लिए जो प्रबंधन है, कॉलेज मैनेजमेंट है, वो तैयार नहीं, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी ब्रेक से पहले हम हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता से बात कर रहे थे, जिनका ये कहना कि मेडिकल कॉलेज को लेकर काफी अहम बैठक हुई। इस बैठक में क्या रहा बताएंगे आपको, एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, चरखी दादरी से वाटर टैंक से 20 घंटे बाद मिला बच्चे का शव। नहाते वक्त डूब गया था 14 साल का बच्चा, दोस्तों के साथ नहाने गया था, वाटर टैंक में डूब गया। 20 घंटे बाद इस बच्चे का शव वाटर टैंक से बरामद हुआ है, मिला है। चरखी दादरी से बड़ी खबर, नहाते वक्त एक 14 साल का बच्चा वाटर टैंक में डूब गया था। अपने दोस्तों के साथ वो वाटर टैंक में नहाने के लिए गया था और जब वो डूबा उसके 20 घंटे बाद उसका शव वहां से निकाला गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर चरखी दादरी से। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लोग सख्ते में हैं, घबराए हुए हैं। हादसा इतना बड़ा, 14 साल का ये बच्चा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हरियाणा न्यूज पर आप इन तस्वीरों को पहली दफा देख रहे हैं, जो काफी भयावह हैं। 14 साल के बच्चे की मौत हो गई है वाटर टैंक में डूबने से। नहा रहा था बच्चा वाटर टैंक में, अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। और इस तरह की जो खबर है काफी चौंकाने वाली, ये सोचने पर मजबूर करने वाली कि यहाँ पर क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड, किसी तरह की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर आम बच्चे वाटर टैंक में जाके नहा सकते हैं क्या? वाटर टैंक नहाने के लिए था। यहाँ पर एक बच्चे की मौत हुई है, लेकिन तमाम और भी बच्चे थे। खबर ये कि ये 14 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर नहाने के लिए गया था। हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। प्रदीप साहू हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, बच्चे के शव की जानकारी कैसे मिली? तमाम दोस्तों के साथ अगर वो नहाने गया था तो जो दोस्त नहा रहे थे उन्होंने तो वक्त रहते ही सूचना दी होगी, उसे बचाया जा सकता था क्या? देखिए नमिता, कल ये करीब 2:30-3 बजे के आसपास की घटना है शाम को। हाँ। जब ये बालकिशन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे नहाने गया है, हाँ। वाटर टैंक पे, तो उस टाइम पे उनका पैर भी फिसला है और बच्चों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया। तो फिर वो नहीं बच पाया तो बच्चे घर पे गए हैं, घर वालों को बताया है, घर वालों ने पुलिस को सूचना दी है, प्रशासन को सूचना दी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशासनिक अधिकारी और जैसे पुलिस मौके पे नहीं पहुंची है जी, तो इसलिए कि भी कल उसको बचाया भी जा सकता था, हो सकता था अगर समय रहते सूचना मिल जाती तो। अनामिका, क्या प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जब उन्हें खबर मिली वो तुरंत मौके पर पहुंचे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कल शाम को जो सूचना मिली है, हाँ। इनके परिजनों ने सूचना दी है, परिजनों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि कल रात को ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को सूचना दे दी गई थी। हाँ। तो लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, देर रात तक तलाश भी की गई है। पुलिस रात को भी, सुबह भी वो जब उसकी डेड बॉडी को निकाला उस टाइम पे पहुंची है पुलिस भी। यानी कल 2:30 से 3 बजे के बीच बच्चा डूबा था, रात को कोशिश की गई निकालने की और सुबह इस शव को बाहर निकाला गया, आप ये बता रहे हैं प्रदीप? बिल्कुल, ये 20 घंटे की कड़ी मशक्कत है उनके परिजनों की, फायर ब्रिगेड के साफ यहाँ पर लापरवाही दिखी है। दूसरी ये कि इस वाटर टैंक में नहाना अलाउड है क्या? कोई यहाँ पर इस तरह से कोई बच्चे ना आए, इस तरह का खतरा ना हो, इसके लिए कोई बोर्ड लगा है वहां पर? किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था, कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठता है? प्रदीप, चलिए संपर्क टूट गया। तो आलम क्या है आप देखिए कि इस वाटर टैंक में कभी भी छोटे बच्चे जाके नहा सकते हैं। बचाने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कभी समय पर नहीं आएगी। 20 घंटे बाद, खबर मिलने के 20 घंटे बाद शव को निकाला जा रहा है। आप उन परिजनों का हाल सोचिए जिन्हें जब पता चला होगा कि आपका बच्चा इसमें डूब गया, वो बार बार पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं कि आप निकालिए, आप निकालिए। 2:30 से 3 बजे के बीच में बच्चा डूबा है और रात को निकालने की कोशिश की गई। ये सुनिश्चित करके आप जा रहे हैं निकालने के लिए कि शव ही निकालेंगे, पहले निकालते तो शायद बचाया जा सकता था। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ बड़ी खबर, कई सवालों को लिए हुए चरखी दादरी से। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। da 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 da